2070 में हमारे पूरे ग्लोब से पेट्रोल और डीजल खत्म हो जाए, उस टाइम पे ये वैल्यू चेन चलाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही फ्यूचर फ्यूल है, वो है हाइड्रोजन। तो कितना बड़ा मार्केट है ये और आपका उसमें कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा? तो ये $30 बिलियन का मार्केट है अप टू 2030। इसमें 10,000 से ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी अप टू 2027। वेलकम संदीप जी, इट्स एन ऑनर टू हैव यू हियर विद मी टुडे। एंड दिल्ली में आके, दिल्ली की गर्मी के अंदर, और आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं। आई वॉज फीलिंग सो प्राउड जब आपने मुझे बताया कि हमारे मतलब प्रधानमंत्री जी ने और मतलब सारी मिनिस्ट्री शायद साथ में लगी हुई है। तो इतना बड़ा काम ये क्या है? आई थिंक एवरीबडी इज वेरी एक्साइटेड टू नो। आप ही प्लीज बताइए कि क्या हो रहा है। थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम टू दिल्ली। थैंक यू। और जैसा आपने गर्मी का जिक्र करा, ये गर्मी भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हम ही लोगों ने बढ़ाई है। बिल्कुल। उस गर्मी को और पर्यावरण को शुद्ध बनाने के लिए ग्रीनजो काम कर रही है। हम लोग एक मशीन बना रहे हैं जिसको इलेक्ट्रोलाइजर बोलते हैं। राइट। और ये इलेक्ट्रोलाइजर वाटर में इलेक्ट्रोलाइसिस करके वाटर का फॉर्मूला H2O, हाइड्रोजन को सेपरेट करती है, ऑक्सीजन को सेपरेट करती है। उसके आगे की यूनिट्स जो होती है हाइड्रोजन सेपरेटर और ऑक्सीजन सेपरेटर होती है, जो कि हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। हाइड्रोजन को सेपरेट करके स्टोर करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे और उसको यूजेबल मैनर में कन्वर्ट करेंगे ताकि वो डिफरेंट एप्लीकेशंस में यूज हो सके। सेम विद द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो हम प्रोड्यूस होगी एज ए बाय प्रोडक्ट, उसको आप इंडस्ट्रियल यूज में ले सकते हैं और साथ में उस ऑक्सीजन को मेडिकल यूज में भी करेक्शन करके यूज कर सकते हैं। तो इस पूरे इंजीनियरिंग इक्विपमेंट को इलेक्ट्रोलाइजर बोलते हैं, जो कि सपोर्ट करती है उन प्रोजेक्ट्स को जो ग्रीन हाइड्रोजन जनरेट करना चाहते हैं। तो हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एनवायरनमेंट को टू रिड्यूस दिस हॉट एंड टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट फ्रॉम आवर नेशन एंड द ग्लोब। So your first plant you are going to set up in Gujarat, right? अभी आगे और फ्यूचर क्या रहेगा इसका? देखिए मैम, गुजरात में ये प्लांट हमारा सितंबर 2024 तक कंप्लीट होगा। और वहाँ पे हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है 250 मेगावाट कंजप्शन करके चलने वाली जो मशीन है, 250 मशीन्स बनेंगी 1 मेगावाट ईच। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्लान उड़ीसा में है। आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट प्लान इज फॉर गोवा। सो अभी 3 इयर्स की प्लानिंग को अगर आप समझें तो हम 1 गीगावाट तक जाना चाहते हैं विद दिस 3 स्टेट्स। सो गोवा में पर्टिकुलरली थोड़ा वो तो हैपनिंग सिटी माना जाता है। गोवा में ये कैसे रहेगा और क्यों रहेगा? तो मैम, गोवा और गुजरात और उड़ीसा, इन 3 स्टेट्स में हमारे पोर्ट हैं जहाँ पे विदेशों से शिप आते हैं मटेरियल लेके और पैसेंजर्स लेके। वो सारे शिप्स जो है 2030 तक कन्वर्ट हो जाएंगे। उनकी कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स ने भी COP 26-27 जो बैठक होती हैं उसमें एक एग्रीमेंट साइन करा है कि कुछ माइलस्टोन साइन करें कि हम इस ईयर तक ये स्टेप लेंगे जिससे कि कार्बन फुटप्रिंट कम हो। तो उसमें एक स्टेप, एक माइलस्टोन ये भी है कि जो शिप्स अभी दूसरे फॉसिल फ्यूल पे चल रहे हैं उनको कन्वर्ट करके ग्रीन हाइड्रोजन से उनको पावर अप करा जाएगा। उन जो शिप्स उन पोर्ट पे मटेरियल लेके आएंगे, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी उनसे साइन कराया कि वो उनको हाइड्रोजन फिल करके देंगे और अमोनिया उनको लोड करके देंगे, क्योंकि वी वांट टू बिकम ए एक्सपोर्टर ऑफ अमोनिया। तो इसलिए ये इन पोर्ट्स की जो को आइडेंटिफाई करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें सजेशन दिया है कि आप इन जगह पे लगाएंगे तो इट कैन बी बेटर फॉर द कंट्रीब्यूशन टू प्रोवाइड द इलेक्ट्रोलाइजर फॉर मेकिंग द न्यू फ्यूल, फ्यूचर फ्यूल, ग्रीन हाइड्रोजन इन दिस एरिया।
I think PM Narendra Modi ji is also really looking forward to this project, I guess. Yes. And that is the reason there were a lot of ministers when you had opened, I think when you had launched this product. बहुत सारे लोग आए थे तब लॉन्च के टाइम पे. ऐसा बहुत रेयर होता है कि कभी प्रोडक्ट लॉन्च पे सब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और खुद मिनिस्टर्स आए. That was very proud moment for me also, and try to understand this product. आप अगर ऐसा एक कल्पना करके देखिए कि अगर 2070 में हमारे पूरे ग्लोब से पेट्रोल और डीजल खत्म हो जाए, Right. और जो कि होने वाला है, दिस ऑलरेडी प्रेडिक्टेड विद सम साइंटिस्ट कि 2070 में फॉसिल फ्यूल जो है वो डीजल और पेट्रोल खत्म हो जाएगा, हमारे तेल के कुएं जो हैं वो सूख जाएंगे. उस टाइम पे ये वैल्यू चेन चलाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही फ्यूचर फ्यूल है, वो है हाइड्रोजन. Right. तो ना कि हमारी इंडिया गवर्नमेंट, हालांकि जैसा आपने प्रधानमंत्री साहब का जिक्र कराया है, हमारे माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का विजन है कि हम लोग एक ऐसा फ्यूल इजाद करें और इंडिया को हाइड्रोजन हब बनाएं, ताकि हमारी गाड़ियां जब चलती हैं तो उनमें से जो कार्बन निकलता है उसकी जगह आप कल्पना करके देखिए कि ऑक्सीजन निकलेगा, वाटर निकलेगा. वो वाटर भी ऐसा होगा जिसे पी सकते हैं. तो ऐसे सुंदर विश्व की कल्पना करके सोचिए. उस सुंदर विश्व को बनाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने संकल्प लिया है कि वो कुछ सर्टेन टाइमलाइन तक, जैसे 2070 तक नेट जीरो मिशन को पूरी तरह से सक्सेसफुली बनाना है. नेट जीरो मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये एक सबसे बड़ा स्टेप है कि हम सबसे पहले कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के तरीके ढूंढे. तो वो एक सबसे बड़ा तरीका मोदी जी ने ढूंढा कि ग्रीन हाइड्रोजन को नेक्स्ट फीचर फ्यूल का दर्जा दिया जाए. सो अ लेमन लाइक मी, मैं इतना एक्साइटेड हो गई सुन के जैसे ही सर ने मुझे ये कॉन्सेप्ट समझाया. सो आई एम श्योर कि जितने भी लोग ये जानेंगे दे विल डेफिनेटली फील एक्साइटेड, क्योंकि अब फ्यूचर जनरेशन जो हम सोचते थे कि डूबने वाला है, दैट इज रियली यू आर सेफ गार्डिंग देम समहाउ, कि अब गाड़ियों से ऑक्सीजन एमिट होगा रादर देन जो कार्बन फुटप्रिंट एमिट होते थे उसकी जगह पे सोचिए अगर ऑक्सीजन आपके साथ में रहे तो कितना ही एनवायरनमेंट सेव हो जाता है. So sir has done a lot of research. He has done an extensive research for almost 6 years to build up this product, and he himself is a product of IIT Roorkee. So sir, आप IIT तो मतलब हम सोचते हैं भगवान हैं जो भी वहाँ से पास आउट होते हैं, क्योंकि वो क्रैक करना IIT, एक तो फोबिया रहता है कि IIT से है सर, और मतलब कैसे किया होगा उन्होंने, और कैसा रहा आपका जर्नी, थोड़ा कॉलेज लाइफ के बारे में आपके बताइए. तो कॉलेज लाइफ तो सब परिश्रम से ही होता है. जो पहले परिश्रम करता है वो बाद में सुख पाता है, जो पहले सुख पाता है वो बाद में परिश्रम करता है. तो हम लोगों की जर्नी बहुत परिश्रम से गुजरी है और बड़ा स्ट्रगल करा हमने पढ़ाई में. फिर 7-8 साल 10 साल इस टेक्नोलॉजी को कंप्लीट जानने में हमें 10 साल रिसर्च में लग गए, और बहुत पैसा भी खर्च हुआ इस टेक्नोलॉजी को. तो इंडिया में हमारी ये टेक्नोलॉजी पूर्णतः स्वदेशी टेक्नोलॉजी है, इंडोजीनियस टेक्नोलॉजी है, जो हम लोग की एक IIT की टीम ने डेवलप करी है और उसको इम्प्लीमेंट भी करा है, एग्जीक्यूट भी करा है. तो मैं भी सभी जो कैरियर अपना चुनना चाहते हैं नए फील्ड में, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा हाइड्रोजन के बारे में जानें और अपना कैरियर हाइड्रोजन में डेवलप करें, क्योंकि बहुत सारी ओपनिंग्स ओपन होने वाली हैं हाइड्रोजन फील्ड में, हाइड्रोजन की वैल्यू चेन में. अभी आप अगर वैल्यू चेन की बात करते हैं तो कारें, ट्रक्स, बस, बहुत सारी ऑटोमोबाइल कन्वर्ट हो रहे हैं हाइड्रोजन फ्यूल में. साथ में जो आप जनरेटर चलाते हैं घरों में इधर उधर, तो आप उसमें डीजल से कार्बन जनरेट करते हैं. जनरेटर्स बैन भी हो जाते हैं कई हमारे स्टेट्स में. तो अगर आप सोच के देखिए कि अगर वो हाइड्रोजन पे चलेंगे और उनके इंजन से डीजल की कार्बन की जगह, फ्यूल की जगह ऑक्सीजन निकलेगा, वाटर निकलेगा, तो पर्यावरण कितना सुंदर होगा. सर कितना बड़ा मार्केट है ये, और आपका उसमें कितना मतलब कंट्रीब्यूशन रहेगा इंडिया के लिए? तो एज पर MNRE एंड द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, उन्होंने जो डिक्लेयर कराया है 20 गीगावाट का मार्केट है, जिसमें हम 250 मेगावाट का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जो कि 0.025% के भी बराबर नहीं है. तो मार्केट इज वेरी बिग, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज इज वेरी बिग.
तो अगर देखें कि टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ मनी, तो ये 30 बिलियन यूएस डॉलर का मार्केट है अप टू 2030। इसमें 10,000 से ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी अप टू 2027। तो अगर लोगों का इंटरेस्ट हाइड्रोजन में है तो हम लोग भी जो अपनी फैक्ट्री सानंद में लगा रहे हैं, सानंद गुजरात में है, गुजरात के अहमदाबाद में एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने डेवलप करा है टू सपोर्ट दिस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी फैक्ट्रीज। उस फैक्ट्री में हम लोगों ने अपना एक ट्रेनिंग सेंटर भी खोला है, जिसमें हम हर इंजीनियरिंग कॉलेज से कुछ बच्चों को बुलाएंगे और उनको ट्रेनिंग देंगे। हर रोज एक नई क्लास चलेगी हाइड्रोजन के वैल्यू चेन्स पे, हाइड्रोजन के रिसर्च पे, टेक्नोलॉजी पे, जो कि उसमें जो भी बच्चा आए हम उसको सिखाने के लिए तैयार हैं। और हर महीने हम लोग ट्रेन करने की कोशिश करेंगे कि 300-400 लोगों को ट्रेन करें, जो कि आगे जाके अपने स्टार्टअप खोल सके या आगे जाके उन जॉब्स में अप्लाई कर सके जो कि हाइड्रोजन वैल्यू चेन से रिलेटेड है। सर, आपकी कंपनी के थ्रू कुछ फ्रेंचाइजी का भी स्कोप रहेगा आगे फ्यूचर में? बिकॉज जैसे आपने कहा कि आपका मिनी स्किल्स के अभी शेयर है, तो पूरा इंडिया और वो इतना बड़ा कवर करने के लिए यू विल नीड हेल्पिंग हैंड्स ऑल्सो, और आगे शायद देना भी पड़ेगा। तो देखिए ये एक ऐसा फील्ड है जो टेक्नोलॉजी बाउंड वर्क है। राइट। तो इसमें फ्रेंचाइजी नहीं होती है। इसमें स्केल करने के लिए हम लोग भी रेडी हैं, हम लोग कंसल्टेंसी भी करते हैं। अगर कुछ लोगों को कोई कंसल्टेंसी चाहिए, दे कैन कॉन्टैक्ट आवर कंसल्टेंसी डिपार्टमेंट, और हम टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करना चाहेंगे ताकि स्केलेबल हो। देश को जितनी हाइड्रोजन की जरूरत है, देश को जितने पर्यावरण को क्लीन करने की जरूरत है, अकेले ग्रीनजो एनर्जी इंडिया लिमिटेड उसमें सक्षम नहीं है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को, एमएसएमईज को और नए नए एंटरप्रेन्योर को हाइड्रोजन फील्ड में, वैल्यू चेन में जरूर आना चाहिए। उनको गाइड करने के लिए अगर कुछ उनको हमारे से सलाह की जरूरत है तो हमारा एक डिपार्टमेंट बना हुआ है जो कि कैरियर के लिए गाइडेंस करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वी डोंट चार्ज एनीथिंग फॉर गाइडेंस, बट इफ यू वांट टू मेक ए प्रोजेक्ट, that is also a commercial matter which I don't want to disclose here. But if any student, any person who want to know anything, they can join our classes. That is free of class for everyone. Right. So दिल्ली के लिए सर कुछ एक्स्ट्रा प्लान्स, बिकॉज दिल्ली तो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है यहाँ पे, तो कुछ ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली ही नहीं पूरे इंडिया के लिए बड़ा अग्रेसिवली हाइड्रोजन के प्लान कर रही है। गवर्नमेंट ने अपने सारे पीएसयू कंपनीज को एडवाइस करी है कि आप ग्रीन हाइड्रोजन फील्ड में आओ। तो आप जैसा न्यूज भी सुन रही हैं, अभी 2 दिन पहले ही एक एचपीसीएल का प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, एक हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन सेंटर गया है लद्दाख में, और एक बस टाटा की गई है जिससे कि वो हाइड्रोजन से फ्यूल होगी और चलेगी। तो ऐसा बहुत सारे प्लान्स हाइड्रोजन को लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करी हैं, बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए हैं। अगर हाइड्रोजन मिशन 2023 को आप देखें तो उसमें सब कुछ स्पष्ट लिखा है कि क्या गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रही है, क्या करने वाली है, और ये एक आगे एक ऐसा फ्यूचर फ्यूल बनेगा कि आप लोग अपनी गाड़ी में 1 केजी हाइड्रोजन से 200 किलोमीटर गाड़ी चलाएंगे, और 1 केजी हाइड्रोजन की कॉस्ट सिर्फ 300 रुपए होगी। तो और वो जब गाड़ी चलेगी तो उसमें से धुआं नहीं निकलेगा, उसमें से ऑक्सीजन निकलेगी। राइट। सो सर, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल जितने भी करियर एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए सबके लिए कुछ ना कुछ स्कोप रहेगा इन कंपनीज में? तो टेक्निकल के लिए तो बहुत बड़ा स्कोप है, पर जो नॉन टेक्निकल लोग हैं वो भी बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाएंगे इस फील्ड में, क्योंकि जब वैल्यू चेन बनती है तो हमारे प्रोजेक्ट्स लगते हैं, और जब प्रोजेक्ट्स लगते हैं तो उसमें स्किल और नॉन स्किल लेबर भी लगती है, और टेक्निकल लोग और नॉन टेक्निकल लोग भी लगते हैं। साथ में जैसे हमारा इंडिया है ट्रेडिंग पे भी बेस होता है, तो जो नॉन टेक्निकल लोग हैं वो उन इक्विपमेंट्स की ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। कि जैसे हम मैन्युफैक्चरर्स हैं, हमारे जैसे और भी मैन्युफैक्चरर्स होंगे, उनसे मशीन्स खरीद के अपने एरिया में किसी को बेच सकते हैं। फिर ईपीसी कंसल्टेंसी कंपनी को साथ में कंट्रीब्यूट करा के अपनी कंपनी के साथ उसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं, उसकी इंजीनियरिंग ड्राइंग भी करा सकते हैं। तो नॉन टेक्निकल लोगों के लिए भी बहुत बड़ा स्कोप है।
सर थोड़ा आपकी फैमिली लाइफ के बारे में बात करते हैं। सिंस आप इतना ज़्यादा बिजी रहते होंगे और इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो कैसा उनका रिएक्शन रहता है फैमिली का, और कभी बोलते नहीं है घर में कि बस थोड़ा रुको? तो ये बस थोड़ा रुको, तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, पागल हुए पड़े हो, 10 साल से 10-20 करोड़ रुपए भी खर्च कर दिए, ऐसे वर्ड्स तो हम घर जाते ही सुनने के आदी हो चुके थे। बट ये इंस्पिरेशन जो थी ये भी फैमिली की तरफ से थी। मेरी वाइफ ने मुझे बहुत सपोर्ट करा। मेरी बेटी भी IIT मुंबई से पास आउट है और उन्होंने भी ये इस विजन में मेरा कंट्रीब्यूशन करा। IIT मुंबई से पास आउट होने के बाद उनकी जॉब भी लगी एक बड़ी मल्टीनेशनल US की कंपनी में। 3 महीने जॉब करने के बाद बोली कि नहीं पापा, आप हिम्मत मत हारो। आई एम फीलिंग सो प्राउड ऑन हर। वो जॉब छोड़ के आई अपना और बोली कि मैं आपको कंट्रीब्यूट करूंगी, मैं आपको सपोर्ट करूंगी, और उसने 5-6 महीने मेरे साथ काम करा एंड वी आर सक्सेसफुल इन आवर मिशन। एंड आफ्टर दैट उसका एक एडमिशन हो गया वॉटन यूनिवर्सिटी में, वो वहाँ पे MBA करने के लिए US चली गई। सर कभी ऐसा मोमेंट आया लाइफ में जब आप कर रहे होंगे रिसर्च, ऑफ कोर्स उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी ऐसा लगा कि नहीं अब नहीं हो सकता, छोड़ना पड़ेगा? ऐसा कम से कम 500 बार लगा होगा कि ये नहीं हो सकता, आज मुझे हार के घर नहीं जाना है, आज मैं कहीं और चला जाऊं। 1000 बार हमारा सिमुलेशन फेल हुआ होगा और 1000 बार हमने सोचा कि हम इसको ना करें तो अच्छा है। ऑलरेडी हम 10 से 20 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं और हमें रेवेन्यू जनरेशन की तरफ जाना चाहिए। तो लोग बाग हमको मैड भी बोलने लगे थे कि ये तो नई टेक्नोलॉजी पे चल रहे हैं, क्योंकि अभी हाइड्रोजन के बारे में आप 2-3 साल से जानते हैं, पर मैं इस तूफान को पिछले 10 साल से सेंस कर रहा हूँ कि कोई नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल आने वाला है। तो 10 साल से अगर किसी को तूफान दिख रहा है तो वो कैसे सो सकता है। मैं सिर्फ 4 घंटे सोता था और मैंने ये टेक्नोलॉजी को डेवलप करा। सर आपके साथ टीम में और कौन कौन था इसके साथ? देखिए मेरे साथ टीम में मेरे कोलीग्स थे जिन्होंने IIT से पास आउट करा। वो IIT दिल्ली के लोग भी हैं, IIT खड़गपुर के लोग भी हैं, IIT बॉम्बे के लोग भी हैं, और IIT दिल्ली में केमिकल इंजीनियरिंग टीम की एक बहुत रेपुटेड और रिनॉन्ड नेम है श्रीदेवी मैम, उन्होंने भी हमें सपोर्ट करा, और IIT बॉम्बे में ने भी हमें सपोर्ट करा। ऐसे हम लोग की IIT की टीम थी, प्लस कुछ NTPC के लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने NTPC में अपना कैरियर पूरा बिताया, वहाँ से रिटायर्ड हुए और हाइड्रोजन प्लांट में भी काम करा हुआ था, उन्होंने भी हमारी कंपनी को ज्वाइन करा। तो ऐसे एक दूसरे के कंट्रीब्यूशन से, एक दूसरे की नॉलेज शेयरिंग से, ब्रेन स्टॉर्मिंग से हम लोग एक्सपेरिमेंट करते चले गए और हम लोगों ने इस मशीन को इन्वेंट करा जिससे कि मास स्केल पे हाइड्रोजन प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो सके। और ये जो टेक्नोलॉजी है, ऐसा नहीं कि इंडिया में नहीं थी, मैंने कोई अजूबा काम करा, मैंने कोई इन्वेंशन नहीं करी है। मैंने उसी टेक्नोलॉजी को जो बहुत छोटे स्केल पे इंडिया में अवेलेबल थी 1990-70 से, उस टेक्नोलॉजी को स्केलेबल करके बड़े स्केल पे बनाया। आप अगर एक कल्पना करके देखिए कि व्हाट आई हैव डिड, अगर एक 17 मीटर लंबे टैंक में जिसका वजन 17 टन हो और 6 मीटर बड़ा हो, उसके अंदर पानी भर के और सेल्स लगा के उसमें हम 6000 एम्पीयर का करंट पास करते हैं, तो उसको सस्टेन करा पाना कितना डिफिकल्ट है। मैंने एक लेमन तरीके से टेक्नोलॉजी समझाई है आपको। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम संदीप जी। मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है आज कि मैं इतने बड़े शख्स से आज मैं बातचीत कर पा रही हूँ। सो इट्स रियली एन ऑनर एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, और ज़रूर हम फिर से मिलते रहेंगे कभी ना कभी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। प्लेजर टॉकिंग टू यू मैम। थैंक यू वेरी मच।